नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे। स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के शाम 7 बजे के प्रोग्राम में। आज सुबह ईरान ने जिस तरह का हमला किया है इजराइल के ऊपर, उससे साफ हो गया है कि यह जंग रुकने वाली नहीं। दरअसल कल रात को इजराइल ने ईरान के कुछ इलाकों पर हमला किया था। उसका एक ड्रोन भी मारा गया था। हरमस एक ड्रोन जो बिलियंस ऑफ डॉलर का बनता है, वो गिरा दिया गया था। ईरान ने उसकी तस्वीरें पेश की थी और बाद में इजराइल ने भी माना कि हाँ, हमारा एक हरमस ड्रोन बर्बाद हुआ है। रात भर कुछ खास हुआ नहीं। सुबह कुछ मिसाइलें चली थी, शोर हुआ, लेकिन पता यह चला कि वो हूथी की मिसाइलें थी। लेकिन दोपहर में, हिंदुस्तानी टाइम के हिसाब से दोपहर में और वहां के हिसाब से आप समझिए सुबह 8-9 बजे के आसपास, ईरान ने दोबारा जबरदस्त हमला किया है इजराइल के ऊपर। तकरीबन 15 मिसाइलें दागी गई हैं, जिनमें से ज्यादातर अपने निशाने पर लगी हैं। मजेदार बात यह है कि इजराइल ने खुद इस बात को माना कि उसके रडार काम नहीं कर रहे हैं। जिस आयरन डोम का इतना गुमान था कि उसके रहते कुछ हो ही नहीं सकता, वो आयरन डोम तो ऐसा लगता है कि अब उनके लिए एक दुस्वप्न बन गया है, एक बुरा सपना बन गया है। रडार तक उनके काम नहीं कर रहे हैं और बताया गया है कि ईरान का जो हमला है वो वहां की किसी इलेक्ट्रिक फैसिलिटी पे हुआ है, किसी स्ट्रेटेजिक इलेक्ट्रिक फैसिलिटी पे हुआ है, ऐसा टाइम्स ऑफ इजराइल कह रहा है। इसका मतलब कि जहां या तो बिजली बनती है या जहां से बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है, वहां पर यह हमला हुआ है। इजराइल ने पूरी तरह से बैन किया हुआ है रिपोर्टिंग को, इसलिए लाइव वीडियोस मिलते नहीं है। लेकिन क्रेडल ने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है वीडियो, जो थोड़ी दूर से फिल्माया गया है, जो बता रहा है कि ईरान की मिसाइल सीधे निशाने पर पड़ी है। ईरान होशियारी ये कर रहा है कि अभी तक उसने अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला नहीं किया है, ताकि अमेरिका को बहाना ना मिले। हालांकि बिना बहाने के भी अमेरिका हमला कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि अभी तुरंत अमेरिका कोई ऐसा हमला नहीं करेगा। ईरान ने कंसंट्रेट इस बात पे किया है कि इजराइल को जितना तबाह बर्बाद किया जा सके उतना कर दिया जाए। मैं आपको बता दूं कि 600 दिनों से इजराइल में कंस्ट्रक्शन रुका हुआ है गजा वार की वजह से, और अब जब ईरान की मिसाइलें लगातार गिर रही हैं तो वहां कोई नया कंस्ट्रक्शन नहीं होने वाला। तो ये जो मकान तबाह हुए हैं, ये जो बिल्डिंगें तबाह हुई हैं, उनके इंटीरियर मिनिस्ट्री की बिल्डिंग तबाह हुई है, स्टॉक मार्केट की बिल्डिंग तबाह हुई है, कई सारे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हुए हैं। हाइफा का जो पोर्ट है वो तबाह हुआ है, हाइफा की रिफाइनरी तबाह हुई है। इन सबको बनाने में बरसों लगेंगे, मिलियंस ट्रिलियंस खर्च होंगे, और जितना इजराइल तबाह कर पाएगा ईरान, उतना ही उसके लिए आसान होगा आगे इजराइल को झुकाना। इजराइल के प्रधानमंत्री तो कहने ही लगे हैं कि हम जंग को बहुत लंबा नहीं खींचना चाहते। तो जंग एक दूसरे लेवल पे पहुंच रही है। मुझे लगता है कि 1-2 दिन में और या तो बड़े हमले होंगे और या फिर किसी तरह के समझौते के लिए बातचीत शुरू होगी। जैसे जैसे जो होगा मैं अपडेट देता रहूंगा। हिंदुस्तान के अंदर भी कई बेहद जरूरी खबरें हैं और उन्हीं खबरों के साथ आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। अब आगे की खबरों की शुरुआत कुछ बड़ी हेडलाइंस के साथ। 4 राज्यों में 5 विधानसभा उपचुनाव नतीजे आए। गुजरात के विसावदर में जीती आम आदमी पार्टी, कड़ी में भाजपा जीती, लुधियाना में आप और केरल में कांग्रेस रही विजयी। बंगाल में टीएमसी ने बनाई बढ़त। इंडिगो के 3 अफसरों पर हुआ SC/ST एक्ट का केस। ट्रेनी पायलट का आरोप, गुरुग्राम में जाति सूचक शब्द कहे, कहा तुम प्लेन उड़ाने लायक नहीं। पहलगाम आतंकी हमले में NIA ने बताया तीनों हमलावर पाकिस्तानी, लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवदेव ने कहा ट्रंप ने अमेरिका को नए युद्ध में धकेला। ईरान पर हुई एयर स्ट्राइक पर कहा कई देश ईरान को परमाणु हथियार देने को तैयार हैं। इजरायली सेना ने ईरान के 6 एयरपोर्ट पर हवाई हमला किया। इनमें मशहद, तेहरान, हमादान, देज, फुल, शाहिदी, बख्तरी और तबरीज के एयरपोर्ट को निशाना बनाया गया। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर NIA ने क्या खुलासा किया। 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में NIA की जांच सामने आई है, जिसमें यह बताया गया है कि पहलगाम हमले के तीनों हमलावर पाकिस्तानी नागरिक थे और वो आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा LET से जुड़े हुए थे। और ये बात तब सामने आई जब 2 स्थानीय लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिन्होंने इन हमलावरों को खाना और छिपने की जगह दी थी। हमलावर आतंकियों में से एक का नाम सुलेमान शाह है। बाकी 2 हमलावर पाकिस्तानी हैं, जिनके नाम अभी तक नहीं बताए गए हैं। सुलेमान शाह उसी आतंकी ग्रुप का सदस्य है जिसकी तस्वीरें पहलगाम हमले के बाद सामने आई थी। इस ग्रुप में हाशिम मूसा, तलहा भाई और जुनैद भी थे। जुनैद को पिछले साल ही मार गिराया गया था। जुनैद के मोबाइल से मिली तस्वीरों में सुलेमान शाह भी दिख रहा है। कई पीड़ित परिवारों ने भी उसकी पहचान की है। NIA ने रविवार को 2 स्थानीय लोगों, परवेज अहमद जोथर और
बशीर अहमद जोथर को गिरफ्तार किया। जांच के दौरान इन दोनों ने खुलासा किया कि तीनों हमलावर पाकिस्तानी थे और लश्कर-ए-तैयबा के लिए काम कर रहे थे। एनआईए के प्रवक्ता के अनुसार परवेज और बशीर ने जानबूझकर 3 सशस्त्र आतंकियों को हमले से पहले हिल पार्क में एक मौसमी ढोक में आश्रय दिया था। दोनों ने हमलावरों को भोजन और अन्य सामग्री भी उपलब्ध कराई थी। जांच में यह भी पता चला है कि हमलावर 20 अप्रैल की देर शाम इनके घर आए थे और उन्होंने भोजन पैक करने के लिए कहा था। जाने से पहले उन्होंने दोनों को कुछ पैसे भी दिए थे और किसी को भी इस बारे में कुछ ना बताने की धमकी दी थी। एनआईए ने गिरफ्तारियों से पहले 200 से ज्यादा लोगों जिसमें पौनी ऑपरेटर, दुकानदार और फोटोग्राफर शामिल थे, इन सब लोगों से पूछताछ की थी। क्या यूपी में अपराधी को भागने में पुलिस ने की मदद? कभी अपने हथियार चलाने की ट्रेनिंग का मजाक बनवाने वाली तो कभी अपनी फर्जी एनकाउंटर से अपनी भद्द पिटवाने वाली यूपी पुलिस का एक फिर नया कारनामा सामने आया है। अपराधियों को पकड़ने और उन्हें सजा देने के लिए लगाई गई यूपी पुलिस ही अब यूपी में अपराधियों को भगाने का काम कर रही है। ये कोई सुनी सुनाई बात नहीं है, बल्कि ये सारी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। कानपुर में अपराधियों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे पुलिस अभियान में एक अजब गजब नजारा देखने को मिला, जब खुद एक पुलिसकर्मी ही आरोपी को भागने में मदद करते हुए कैमरे में कैद हो गया। ये घटना अवैध कब्जे, हत्या और लूट जैसे मामलों में शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए गए अभियान के दौरान हुई। सीसीटीवी में साफ दिख रहा है कि सब इंस्पेक्टर आदित्य वाजपेयी, जो नवाबगंज थाने के जगदेश्वर मंदिर चौकी के प्रभारी हैं, आरोपी को पुलिस के आने की सूचना देते हैं। इसके तुरंत बाद आरोपी मौके से फरार हो जाता है। फरार हुए आरोपी का नाम अनूप शुक्ला है। उस पर पिंटू सेंगर की हत्या में शामिल होने का आरोप भी है। इस मामले में दीनू उपाध्याय उर्फ धीरज को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। अनूप शुक्ला को जेल में बंद दीनू गैंग का सक्रिय सदस्य बताया जाता है और उस पर जमीनों पर कब्जा करना और जबरन वसूली के नेटवर्क से जुड़े होने का भी आरोप है। अनूप लंबे समय से पुलिस से बच रहा था। सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि चौकी प्रभारी आदित्य वाजपेयी अपनी बाइक से आते हैं और आरोपी अनूप शुक्ला हाथ में बैग लिए उनसे बात करने की कोशिश करता है। इसके बाद चौकी प्रभारी हाथ से इशारा करते हैं और उन्हीं के सामने आरोपी अपना बैग लेकर वहां से निकल जाता है। चौकी प्रभारी आदित्य भी उसके पीछे अपनी बाइक से जाते हैं। इस घटना की कुछ देर बाद पुलिस फोर्स की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंचती है, लेकिन तब तक आरोपी भाग निकलता है। चौकी के प्रभारी आदित्य भी थोड़ी देर बाद मौके पर पहुंचते हैं। बहरहाल डीसीपी सेंट्रल श्रवण कुमार ने कहा है कि एसआई आदित्य वाजपेयी छुट्टी पर थे, उन्हें वापस बुलाकर अब पूछताछ की जा रही है। कोलकाता पुलिस पर क्या बोले बीजेपी के नेता सुकांत मजमूमदार? पश्चिम बंगाल में बीजेपी के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सुकांत मजमूमदार के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सेक्स वर्कर्स के बारे में एक विवादित और अपमानजनक टिप्पणी की है। तृणमूल कांग्रेस ने भी इस बयान पर कड़ी आलोचना की है और उनसे बिना शर्त माफी मांगने के लिए कहा है। दरअसल 20 जून को सुकांत मजमूमदार को कोलकाता के भवानीपुर में पुलिस ने हिरासत में लिया था। इसी दौरान उन्होंने कथित तौर पर बंगाल की कानून व्यवस्था की तुलना सेक्स वर्कर्स से करते हुए कहा था कि आपने यानी कोलकाता पुलिस ने पुलिस की कार्यप्रणाली को सोनागाछी की सेक्स वर्कर्स के स्तर तक गिरा दिया है। मजमूमदार का यह बयान सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ। इसके बाद कोलकाता के बटोला थाने में एक सेक्स वर्कर ने उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। इसी शिकायत के आधार पर 22 जून को मामला दर्ज किया गया। शिकायत करने वाली महिला के अनुसार सुकांत मजमूमदार की बातों से सोनागाछी इलाके की महिलाओं के सम्मान को ठेस पहुंची है और उनकी मंशा सार्वजनिक शांति भंग करने की थी। क्या यूएस ने ईरान पर हमले के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का किया इस्तेमाल? सोशल मीडिया पर यह दावा तेजी से फैल रहा था कि अमेरिकी सेना ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमला करने के लिए भारतीय हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल किया था। हालांकि प्रेस सूचना ब्यूरो यानी पीआईबी की फैक्ट चेक यूनिट ने इन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। पीआईबी ने यह साफ किया है कि ये दावे बिल्कुल झूठे हैं। उन्होंने अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डैन केन की प्रेस ब्रीफिंग का हवाला दिया है। 22 जून को अमेरिका ने ईरान के 3 बड़े न्यूक्लियर बेस पर ऑपरेशन मिडनाइट हैमर कोड नेम से एक एयर स्ट्राइक की थी। इसी स्ट्राइक में भारतीय हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल की बात कही जा रही थी। पीआईबी ने एक्स पर पोस्ट करके इन दावों का पूरी तरीके से खंडन किया है। उन्होंने बताया कि प्रेस ब्रीफिंग के दौरान जनरल डैन केन ने अमेरिकी विमानों द्वारा इस्तेमाल किए गए रास्तों के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। 22 जून की शाम को व्हाइट हाउस में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में जनरल केन ने ऑपरेशन का विस्तृत नक्शा और टाइमलाइन जारी की थी, जिससे ये साफ हो गया कि किसी भी अमेरिकी विमान ने भारतीय हवाई क्षेत्र
हित में प्रवेश नहीं किया था। तो ये थी खबरें आज की। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से जरूर शेयर करें। और कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।